हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सीटेट में पैडागोजी सॉल्व करने का सही तरीका। और इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था कल, तो अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुरंत चेक करके उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी की पॉइंट्स बताए जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। बच्चों को पर्यावरण सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, क्या क्या चीज़ों के माध्यम से जोड़ सकते हैं। वृत्तांत का मतलब है यहाँ से जैसे किसी चीज़ टॉपिक के बारे में पूरा उनको बता दिया गया कि कैसी होती है, क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें। जैसे हम आंध्र प्रदेश के बारे में, जैसे लद्दाख के बारे में सब कुछ बताया, कैसे वहाँ के घर होते हैं, क्या लोग वहाँ के मामू को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या खाते पीते हैं लोग, क्या क्या जनजातियाँ रहती हैं, क्या कपड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ की जलवायु का सब कुछ बताते हैं। तो वृत्तांत हमारा सही है। भी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सिखाना, तो उनको कहानियों के माध्यम से तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और आसानी से सीख सकते हैं, और साथ में रुचिपूर्ण तरीके से भी सीखते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा के द्वारा अवधारणों की प्रभावशाली व्याख्या। अब अगर शिक्षा जो है किसी चीज़ को व्याख्या से समझाए, नहीं सीख सकते कि शिक्षक खड़ा हो जाए, कहानियाँ नहीं सुना रहा हो, कुछ नहीं दिखा रहा हो बच्चों को, बस परिभाषा देता जाए, व्याख्या करता रहे, तो बच्चे नहीं समझेंगे और उनके ज्ञान का निर्माण भी नहीं होगा। शिक्षा द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन होगा कि फिर वही बात व्याख्या। तो अगर व्याख्या ही वर्ड आपको मिल रहा है तो वो भी नेगेटिव वर्ड ही आ रहा है, तो वो भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे क्या क्या सही होंगे? हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों में सृजनात्मक विकास करना, और बच्चों में अवलोकन और वृत्तांत और कहानी। तो फिर क्वेश्चन है, पर्यावरण के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, बच्चों को हम जानवरों का अवलोकन करने, हमने कहते हैं ना बच्चों आप ये देख कर आना, देखा आपके गांव गाय क्या खाती है, आपके गांव की गाय के कितने पैर, ये सारी चीज़ें, और उनका चित्र बनाने के लिए हम क्यों कहते हैं चित्रों को, बच्चों को चित्र बनवाए जाते हैं ना, वो हम क्यों करवाते हैं? पहली चीज़, बच्चों में सृजनात्मक विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। अब देखिए, बच्चों को सृजनात्मक विकास करने के लिए, तो उनकी क्रिएटिविटी का विकास करने के लिए तो हम ये कर रहे हैं। ये चीज़ों के अवलोकन, बच्चे चीज़ों को देख के चीज़ों को समझ जाए। रचना कौशल, ये भी सही है। बच्चों में सौंदर्य के संवेदना, उनकी सौंदर्यता का ये संवेदना हो सके, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या चीज़ सुंदर है, क्या चीज़ अच्छी नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन हमारा इसमें सही होंगे A, B, C, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि अब क्यों दिया जाता है? पहला, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। देखिए, ऐसा नहीं है ये अनुशासनहीनता कम लोग इसलिए बच्चा इसलिए टीचर पढ़ाता है, ऐसा नहीं है। बी नंबर, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि सहपाठी से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो समूह में हम इसलिए बच्चों को बैठा के सिखाते हैं, अलग अलग क्यों नहीं उनको काम देते, ताकि बच्चे सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित हो सके। सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतर को बेहतर कर। बिल्कुल सही है, हम समूह में तभी सिखाते हैं कि उनके जो सामाजिक अंतर क्या है, लोग समूह में कैसे वो बात करें, कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ये चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हम उनको समूह में सिखाते हैं। हमारे ऑप्शन बी और सी सही हो जाते हैं। अब डी क्या है? समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने की सहायता करता है। हम समय पर सिलेबस पूरा कराने के लिए नहीं ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन बी और सी जो हमारे ऑप्शन सही होते हैं, ऑप्शन है 3, तो केवल बी और सी सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? अब प्रभावशाली संसाधन क्या है? परिवार के सदस्य, बिल्कुल है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार के सदस्यों से ही सीखता है। समुदाय के सदस्य, ये भी सही है, समुदाय से सीखता है जिस समाज में रहता है। समाचार पत्र से भी बच्चा सीखता है। कक्षा सीखता तो है, लेकिन प्रभावशाली की बात हो रही है। अगर हम उसको कक्षा में नहीं भी भेज रहे हैं तब भी वो उसके पहले भी काफ़ी चीज़ें सीख लेता है ना। तो प्रभावशाली संसाधन की अगर बात आ रही है तो इसमें A, B, C 3 ऑप्शन सही होंगे। तो हमारा ऑप्शन होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण में अनुसरण होता है? पर्यावरण वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात।
देखिए अमूर्त से मूर्त क्या हम चीज़ें पर्यावरण से सिखाते नहीं, बच्चों को तो पहले चीज़ें दिखाते हैं, फिर उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ने मिलता है। यानी पहले उसको हम चीज़ों के अलग अलग जगहों के नाम बारे में बताया कि लद्दाख में ठंडा है, ये सब चीज़ें। बाद में तो आगे उसको रेगिस्तान, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ऐसा क्यों होता है, बाद में बताते हैं। तो अमूर्त से मूर्त तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं। अज्ञात से ज्ञात, जो बच्चों को ज्ञात ही नहीं है उससे हम कैसे उनको ज्ञात से करा सकते हैं, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। वैश्य से स्थानीय, वैश्य मतलब विश्व जो चीज़ें हैं, फिर हम कोई सी स्थानीय चीज़ को बता रहे, बड़ी से कोई छोटी चीज़ को बता रहे, नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होता है फोर्थ, ज्ञात से ज्ञात। पहले हम बच्चों को जो चीज़ें पता है, जैसे बोलते हैं ना, बच्चों आपने रोटी देखी है, बच्चे कहीं हाँ देखी है, कैसी होती है, गोल होती है। इसके अलावा गोल गोल क्या चीज़ देखी है, चंद्रमा देखा है, चंद्रमा भी गोल होता है। तो इस टाइप से तो ज्ञात से अज्ञात चीज़ों की तरफ हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। मतलब पर्यावरण जब अध्ययन हम बच्चों को पढ़ा रहे तो हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ये चीज़ सही बात है कि अगर हम जैसे बच्चा हमने क्वेश्चन दिए, उन गलत भी अगर करके ला रहा है तो हमें इसे मतलब कि ये गलत है, उसे दंड नहीं देना, उसे गलत नहीं कहना। उसे कहना बच्चों अगर आप ये आंसर देते हो तो आपका बेहतर हो सकता था, कोई बात नहीं, आप फिर से इसको कर, फिर से आप अगली बार जब करेंगे आप सही कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है। सेकेंड नंबर में क्या, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ प्रश्न प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। बिल्कुल सही बात है। आज जब हम चीज़ें पढ़ाते हैं कहते हैं ना, आज हमने क्या सीखा, उस पर चर्चा करना, तो ये भी सही तरीका है, ये बिल्कुल करना चाहिए। थर्ड, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बिल्कुल आकलन जो संकेत इसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के सीखने गुणात्मक आकलन, बच्चों ने क्या सीखा उसका गुणात्मक आकलन करना चाहिए, भी सही है। मात्रात्मक नहीं कि उन्होंने कितना सीखा, गुणात्मक सीखना चाहिए। तो हमारा क्या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आकलन नहीं करना चाहिए। अब फर्स्ट पर संचालन कर, अब क्वेश्चन है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा 5 से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने कहती है। नहीं, क्या होती है, शिक्षिका होती है, वो फर्श पर कुछ चीनी के दाने डाल देती है, बच्चों से कहती है तुम डालो और चींटियों के आने का इंतजार करो। वो ऐसा क्यों करवा रही है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है क्या, यदि अब अर्थपूर्ण क्या मिल सकती है यदि शिक्षक क्या चीज़ करवाए। पहला, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करे, मतलब बच्चे देखिएगा वो चींटियाँ आ रही खा रही, केवल ये करने को कहें। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने की प्रेरित करे, क्या अनुभव साझा करने को बस कहें। थर्ड, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन और अनुभव साझा उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे। अब इसमें आपको बेस्ट आंसर जो है आप देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी अपनी जगह सही है, लेकिन तीसरा आपका बेस्ट है क्योंकि इसमें दोनों का समावेश कर दिया गया। फोर्थ, बच्चों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों घर से करने प्रेरित, ये नहीं, घर से प्रेरित करने के लिए नहीं। तो आपका ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, थर्ड। फिर नीचे दी गई सूची विचार करिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, इनमें से कौन सा दूसरा भिन्न है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। देखिए आपको समझ है, मछली, घड़ियाल, कछुआ ये जलचर प्राणी है, जबकि कौवा हमारा नभचर प्राणी है, तो भिन्न क्या, कौवा हो गया। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो अगर आप सभी को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको रिपीट करके बताया है। इसमें है कि आप कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। मैच देखिए करते हैं। हांगकांग क्या है, ऑप्शन देखिए, हांगकांग में क्या चीज़ खाई जाती है, यहाँ पे ये चीज़ें शहर राज्य और वहाँ पे अत्यधिक भोजन क्या पसंद किया जाता है। हांगकांग में मैंने आपको बताया था पकाए हुआ साग, जिसे अब लिंग हु फेन कहते हैं। तो हांगकांग में का ऑप्शन क्या होगा, 5 नंबर, पकाए हुआ साग। केरल में लोग क्या खाते थे, केरल में करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते थे, तो बी का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। सी नंबर में कश्मीर में क्या खाते हैं, सरसों के तेल में मछली खाते, तो सी का ऑप्शन हो गया सेकंड। गोवा में क्या करते हैं ना, मछली खाते थे नारियल के तेल में, तो डी का हो गया थर्ड। देखिए केरल और गोवा में कंफ्यूजन मत होइएगा, देखिए नारियल दोनों जगह होता है, लेकिन गोवा में नारियल तेल में मछली खाते, जबकि केरल में टेपियोका आपका ऑप्शन मिलेगा। हमारा ऑप्शन सही होता है कौन सा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर। अब आपको भी समझ में आ रहा है कि मैंने जो पढ़ाया आपको सब इसमें क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। अब ये नीचे देखिए, बच्चों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें 98% लोगों ने गलत किया था, जहाँ तक कि मैं भी ये क्वेश्चन गलत करके आई थी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में दिए नहीं और इस बार अलग से पूछ लिया गया था। अब देखिए इसमें ये है कि निम्नलिखित प्रजाति में से झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है, उल्लू, कौवा, बसंत, गौरी या मैना।
अधिकांश लोगों ने उल्लू लगाया था, क्योंकि ऑप्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन से अपनी गर्दन घुमा लेता है। देखिए, घुमाने और पीछे करने में अंतर है। घुमाने का मतलब वो 360 पूरी घूम जाए, और पीछे करना झटके से वो आगे एकदम 100 फीट पीछे करे। तो इसका आंसर होता है मैना। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद सेकेंड या थर्ड वीडियो में कराया था, मैना। तो याद रखिएगा कि झटके से पीछे कौन कर लेता है, मैना, जबकि पूरी घुमा कौन लेता है, तो वो है उल्लू। अब क्वेश्चन है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करिए। देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं, आपको अच्छे से याद भी होंगे कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीले झाड़ियों की होती हैं। बिल्कुल सही बात, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि राजस्थान में गाँव के जो लोग होते हैं मिट्टी के घर होते हैं। कटीली झाड़ियाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान होता है और पेड़ तो उग ही नहीं पाते, तो कटीली झाड़ियाँ ही रहती हैं। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड, मनाली में घर बांसों के खंभों बनाए जाते, बिल्कुल गलत। मनाली में तो ढलवा छतें होती है ना, क्योंकि वहाँ ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है। बांसों घर कहाँ पे? आसाम में होते, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सी नंबर, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर, बिल्कुल मैंने बताया था पत्थर के घर होते हैं लेह में, और 2 मंजिला सबसे खास बात बताई थी। इसमें निचले की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर रखते थे, ऊपर लोग रहते थे। ये आपको कौन से? ए और ऑप्शन सी तो सही हो। क्या ऑप्शन देखिए, ए बी नहीं, बी सी नहीं, ए और सी, केवल सी। तो ए और सी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अब एक क्वेश्चन, ये हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बहुत बार करवाया, रिपीट करवाया कि हाथी बहुत कम आराम करती है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, मोटा होता है, इतना बड़ा शरीर होता है, लेकिन सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है, ये सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियाँ खाता है। देखिए, आपको बस यहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और आप गलत भी कर सकते हैं। 200 किलोग्राम नहीं, 100 किलोग्राम खाता है हाथी, तो यहीं से ऑप्शन आपका एक गलत हो जाता है। सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और उन्हें इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल सही बात है। कीचड़ में क्यों खेलते हैं? अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए, अपने शरीर को ठंडक शीतलता पहुँचाने के लिए करते हैं। फोर्थ, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी ही सभी फैसले लेती है, यानी मुखिया होती है। ये भी मैंने आपको बताया था, झुंड में हाथी 14 से 15 हाथी रहते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन कौन से रहते हैं? हमारा ऑप्शन ए, बी और हमारा ऑप्शन डी जो होते हैं, यानी ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाते हैं। ए, सी, डी ऑप्शन कौन सा है? ये आपको मिल जाता है थर्ड नंबर पे, सी, डी और ए। तो इससे हमारे आज के जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने आपको बताया, आपको जो की पॉइंट्स है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो की पॉइंट्स बताए हैं उन पर ज़रूर ध्यान, उसको अप्लाई करें, आपको ज़रूर पेडागोगी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही और जितने भी आपको डेटा इसमें मिले हैं, जितने भी आपका मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो आप ज़रूर जो इसके एनसीईआरटी के वीडियोस मैंने बनाए हैं को ज़रूर देखिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए। कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, जब क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, तो कभी कभी भूल भी जाते हैं। और सीधे डायरेक्ट नहीं ये क्वेश्चन आता, आपको पूरे स्टेटमेंट ढेर सारे, जैसे कि घरों की बात के क्वेश्चन था इस टाइप से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरे ज़रूर शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।